यह है विविध भारती। नाट्य तरंग कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज नाटक महानगर का दूसरा और अंतिम भाग। नरेंद्र नाथ मित्र के बंगला उपन्यास का ये हिंदी रेडियो रूपांतरण है। अनुवाद और रूपांतरण राधा कृष्ण प्रसाद ने किया। निर्देशक सत्येंद्र शरद। प्रस्तुत है नाटक महानगर का दूसरा और अंतिम भाग। कितनी मुश्किल से घर चला रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। महीने के 15 दिन होते ना होते हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है। अगर एक और हाथ कमाने वाला हो और बाहर से हर महीने कुछ आता रहे तब बहुत ही राहत मिलती है भैया। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं जरा कूलर से पानी ले आऊं। जी आया। राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ता है ये परेश बाबू कभी नहीं समझ सकेंगे। उन्हें नहीं मालूम मेरे दाम्पत्य जीवन में जैसे कोई दरार पड़ गई है। आरती ने तो मानो कसम खा ली है, वो कोई अनुशासन स्वीकार नहीं करेगी। उसने जो नई आजादी पाई है वो उसका पूरा उपयोग कर रही है। वो अब मेरे किसी आग्रह, किसी अनुरोध से नहीं पिघलती। उसके लिए उसकी इच्छा ही महत्वपूर्ण है। मेरी पसंद नापसंद, सुख सुविधा आरती के लिए अब ज्यादा महत्व नहीं रखती। आरती जैसे मुझसे मीलों दूर हो गई है। नीला, तुमने मेरा बैग खोला था? नहीं भाभी। नहीं भाभी कहने से मैं मान जाऊंगी? तुमने मेरा बैग खोला है क्योंकि इसमें एक चीज गायब है। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, सच कह रही हूँ। ठहर, तुम्हारा सच अभी निकालती हूँ। सच भाभी, मैंने कुछ भी नहीं निकाला। क्यों तंग कर रही है? मैं सच कह रही हूँ भाभी, कुछ भी नहीं है। अब फिर ये हाथ में क्या ले रखा तूने? कुछ भी नहीं है। देख लो। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? तुम्हारे ऑफिस जाने का समय हो रहा है। अरे ओ नीला, फेंक दे। कौन बड़ी चीज ले ली है? फेंक दे बेटी। क्या है रे नीला, क्या है तेरे हाथ में? लिपस्टिक है भैया, लो। तुम इसे लेकर क्या करोगे? दो मुझे। अगर नहीं दूं तो? क्या बचपना करते हो? इसे लेकर तुम क्या करोगे? लो, इसके बाद अब सिगरेट पीना कब शुरू कर रही हो? क्या? अरे भाभी, इसे खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? क्या है भैया, भाभी को बेकार उड़ा दिया। चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। भाभी, इस तरह मन दुखी मत करो। भैया, भाभी ने लिपस्टिक अपने पैसों से नहीं खरीदी थी, वो तो एडिथ ने भाभी को प्रेजेंट की थी। चुप कर, भाग यहाँ से। हेलो, अलीपुर बार लाइब्रेरी? हाँ, मैं निवारण बाबू से बात कर सकता हूँ? ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। हाँ बाबूजी प्रणाम, मैं सुब्रत बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैंने आरती के बारे में आपको फोन किया था। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरह सारे दिन दौड़ धूप करने से वो कितने दिन ठीक रह सकती है? जी, वो क्या किसी की बात मानती है बाबूजी? अपने मन की करती है। जी,
मैं तो कई बार कह चुका हूं कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो सुनती ही नहीं। जी हाँ, अब आप ही उसे समझाइए। हाँ ठीक है जी, मैं आरती को लेकर आपके यहां आ जाऊंगा। जी हाँ, इसी इतवार को। जी अच्छा प्रणाम बापूजी। शिकायत और सिर्फ शिकायत। मेरी शिकायत किए बिना तुम शायद एक गिलास पानी भी नहीं पियोगे। मैंने कहाँ शिकायत की है? सामने नहीं, पीठ पीछे की है। नहीं तो अभी मेरे पिताजी और मेरी माँ मुझे नौकरी छोड़ देने के लिए क्यों कहते? पिताजी से तुमने न जाने क्या क्या कहा है, और सिर्फ तुम्ही ने नहीं, तुम्हारे बाबूजी ने भी। देखो, मेरे बाबूजी के बारे में कुछ मत कहो। क्यों नहीं कहूंगी? वो भी क्या कम है? तुम सब लोग एक ही तरह के हो। सोचा था दिन भर के लिए मायके जा रही हूँ, वहां तो 2 पल सुख शांति से रहूंगी, लेकिन वहां भी यही चर्चा, नौकरी छोड़ दो। अच्छी बात है, तुम लोग जो चाहते हो वही होगा, छोड़ दूंगी नौकरी। देखो आरती, तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कह रहे हैं। देखो, जिस तरह तुम अपने को थका रही हो। नहीं, मेरे स्वास्थ्य के लिए तुम लोगों को सिरदर्द नहीं हो रहा है। असल बात है, तुम लोग अपनी जिद मनवाना चाहते हो। अच्छी बात है, तुम्हारी बात ही ऊपर रहेगी। तुम इस्तीफा टाइप करके ले आना, मैं तुम्हारे सामने दस्तखत कर दूंगी। अच्छा। आरती। हाँ, ये क्या है ये? ओ, मेरा इस्तीफा टाइप कर ले। हाँ, लाओ। I beg to submit my resignation. हंस क्यों रही हो? एक दिन तुम इसी तरह मेरी एप्लीकेशन टाइप करके लाए थे। आरती, कोई बात नहीं, मैं इस पे साइन करके दे दूंगी हिमांशु बाबू को। मैं कानून सर। अरे आप हैं मिसेज मजूमदार, आइए। क्या बात है? जी, आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए। अरे आप चुप क्यों हो गई? आपको पता है, सभी जगह आपके काम की तारीफ हो रही है। आप जिन कस्टमर्स के यहाँ गई हैं, किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपकी दूसरी साथियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हेलो। हाँ, किसे? मिसेज मजूमदार को? वो तो मेरे सामने ही बैठी हैं, अभी देता हूं। आपका फोन है मिसेज मजूमदार। मेरा? हेलो, तुम? हाँ, बात क्या है? हाँ, नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। क्या? लेकिन क्यों? अब सुनो, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हाँ, क्या ताला लटक रहा है? पुलिस मैनेजर को पकड़ के ले गई है। भीड़ इकट्ठी है। अच्छा, मैं घर पे बात करूंगी। हाँ, अच्छा। क्या बात है? आपके चेहरे पर पसीना आ गया है। कोई बुरी खबर है क्या? जी हाँ, वो जयलक्ष्मी बैंक फेल हो गया है। मेरे पति उसी में काम करते थे। वेरी सैड। लेकिन यह अफवाह तो बहुत दिनों से फैल रही थी कि बैंक की भीतरी हालत ठीक नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी। मेरे ख्याल से मिस्टर मजूमदार को इन बातों का पता होगा। जी नहीं, उन्हें इन बातों का पता नहीं था। पता होता तो घर पर तो कभी बात करते, मेरे पिताजी को ही खबर करते। उनके पैसे इसी बैंक में थे। वेरी सॉरी मिसेज मजूमदार। ऐसा हो जाएगा किसने सोचा था? खैर, आप इस समय जाइए, मिस्टर मजूमदार को हिम्मत बंधाइए। जी।
ए आरती, मुंह क्यों लटका रखा है? इस तरह हिम्मत हारने से काम चलेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा एडिथ, क्या करूं? बी ब्रेव गर्ल, हिम्मत से काम लो। इस टाइम तुम टूट जाओगी तो मिस्टर मजूमदार को कौन संभालेगा? इस वक्त तो तुम ही उनके साथ हो। अरे मेरे साथ तो ये सब कितनी बार हो चुका है। नौकरी खोने के मामले में मेरा हस्बैंड जॉन कितना एक्सपर्ट है तुम नहीं जानती। और फिर शराब की लत ने तो उसे बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। आओ बाहर चले। एडिथ, ओहो, यहाँ रहोगी तो मन और भारी बना रहेगा। चलो। अरे चलो ना भाई, लगता है तुम्हें तो खींच के ले जाना पड़ेगा। अच्छा चलो। कब आए? यही कुछ देर पहले। नीला ने चाय दी? हाँ। बात क्या है? तुम आज से भविष्य की चिंता में डूब गए। आरती, कल मैं जिस तरह हंस मुस्कुरा रहा था, आज भी तुम क्या मुझे वैसे ही देखना चाहती हो? मेरी नौकरी चली गई है। अगर कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली तो कैसे होगा? यही सोच रहा हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2-1 महीने में तुम्हें क्या दूसरी नौकरी नहीं मिल जाएगी? और फिर मैं तो नौकरी कर ही रही हूँ। लगता है बाबूजी इधर आ रहे हैं। अरे मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ सुन लिया है बेटा। कोई बात नहीं, चिंता न करो। अरे 5 आदमी साथ हों तो दुख नहीं होता बेटा। हाँ, 6 महीने हो रहे हैं आरती। इतनी जगह एप्लीकेशंस भेजी हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं आया है। क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दिल छोटा मत करो, घर का खर्च घटा दिया है, दूध में कटौती कर दी है, धोबी को कपड़े देने बंद कर दिए हैं, नौकरानी की भी छुट्टी कर दी है। देखो सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, ऊपर से तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से तुमने ध्यान दिया है आरती? क्या? इधर बाबूजी विक्षिप्त से हो गए हैं। फटा हुआ मैला कुर्ता पहनकर न जाने कहां कहां घूमते रहते हैं। बुढ़ापे में खाने का लोभ भी बढ़ गया है। मां बेहद चिड़चिड़ी हो गई है, तुमसे उलझती रहती है। भाई बहनों की जरूरतें अलग हैं। देखो, ये हमारी परीक्षा के दिन है, इन्हें तो हंस बोल कर निकालना ही है। महानगर की सड़कों पर भटक रहा हूं। इतने सारे रास्ते, इतना बड़ा राजपथ, लेकिन मानो सभी अंधी गलियां हैं। अजियो, सुनो। तुम? हाँ, बालीगंज से आ रही हूँ, मशीन डेमोन्स्ट्रेट करने गई थी। और तुम? डलहौजी स्क्वायर गया था। क्या बना? कुछ नहीं, जगह खाली नहीं है। कोई बात नहीं, सामने वाले रेस्तरां में चाय पिए। चाय? देखो भाई, मैं तो बेकार हूँ, मेरी जेब तो रेगिस्तान है। आज मिसेस आरती मजूमदार चाय पिलाएंगी। आइए मिस्टर मजूमदार। चलिए मिसेस मजूमदार। लो। सिर्फ नाम से कोई बड़ा नहीं हो जाता। क्यों? क्या हुआ?
उस दिन मशीन लेकर बैरिस्टर हालदार के बंगले पे गई थी, रासबिहारी एवेन्यू। संपन्न व्यक्ति हैं, 2 गाड़ियां हैं। उनकी बेटी शुचि को मशीन का इस्तेमाल सिखलाना था। ट्राम बस के झंझट में देर हो गई। लड़की सजी धजी बैठी थी, मुझे देख उससे मैं लाल। बोली, आप इतनी देर से आई हैं? मैंने कहा, ट्राम के कारण। बोली, आप टैक्सी से आ जाती, किराया मैं दे देती। आपने मेरा मूड चौपट कर दिया। मैं आज नहीं सीखूंगी, आप जा सकती हैं। भले बुरे की पहचान घर या गाड़ी से नहीं होती, आदमी के व्यवहार से होती है। और सिर्फ बेटी नहीं, उसकी माँ के व्यवहार में भी एक तरह की तिरस्कार की भावना थी। हम लोग मशीन लेकर घूमते हैं, मेहनत करके खाते हैं, इसलिए हम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं है। बहुत नाराज लगती हो। अरे तुम हंस रहे हो? पर मैं तो इन दिनों अपना मन ठीक ही नहीं रख पाती। मैं भी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने लगी हूँ। आरती, ये सब मत करना। लड़ाई झगड़ा जो भी करना हो मेरे साथ करो। क्या कह रहे हो? जब किसी बात पर गुस्सा आएगा तो सामने वाले आदमी पर नहीं निकलेगा, वो निकलता भी है। इसीलिए कुछ लोगों ने हिमांशु बाबू से मेरे व्यवहार की शिकायत भी की है। आरती, समझदारी से काम लो। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्टें आना ठीक नहीं। देखो, आजकल हमारे बुरे दिन हैं, तुम्हारी नौकरी ही एक सहारा है। एडिथ, तुम्हारे पति कहीं काम करते हैं? नहीं आरती, वो बिल्कुल निकम्मा और गैर जिम्मेदार किस्म का आदमी है। इस समय कहीं जुआ खेल रहा होगा। जिस दिन पैसा नहीं मिलता उस दिन कमरे में सोया रहता है। तुमने उससे क्या प्रेम विवाह किया था? हाँ रे, वैसे आदमी बहुत शरीफ है, सिर्फ शराब और जुए के कारण बिगड़ गया है। बहुत अच्छा गिटार बजाता है, वेस्टर्न म्यूजिक का उसे अच्छा ज्ञान है। एक बड़े होटल में ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करता था, लेकिन शराब और गैर जिम्मेदारी की वजह से नौकरी छूट गई। 3-4 जगह और नौकरियां की, लेकिन 10-15 दिनों में ही उसे हटा दिया जाता। शराब के नशे में तो वो मुझे पीटता भी है। ओ माँ, तुम्हें पीटता है और तुम चुपचाप पिट जाती हो? और क्या करूं? लोग कहते हैं डाइवोर्स ले लो, लेकिन आरती, डाइवोर्स लेने से वो सुधरेगा थोड़े ही। बचपन का साथी है, उसे छोड़ कैसे सकती हूँ? बहुत प्यार है उससे। प्यार ना होता तो इस रास्कल को कब का छोड़ ना देती। अच्छा भाई, अब मैं घर लौटूंगी। चलो, मैं तुम्हें सर्कुलर रोड तक छोड़ा। चलो। आजकल तो दफ्तर में बहुत टेंशन है। हाँ, मिस्टर मुखर्जी इधर बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। लगता है उनका कारोबार आजकल ठीक नहीं चल रहा। मैंने सुना है इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े हैं। इसमें हम लोगों का क्या दोष है? हम तो पहले की तरह मेहनत कर रही हैं ना। दोष ना होने पर भी सब दोष हम लोगों के सिर पर ही थोपे जाएंगे। शायद बिजनेस का यही नियम है। अरे आरती, लो तुम्हारी ट्राम आ गई। अब मैं लौटती हूँ। ओके, बाय बाय। क्या बात है आरती, आज तुम्हारे चेहरे पर आक्रोश क्यों है? बस ऐसे ही। कमीशन को लेकर हिमांशु बाबू के साथ थोड़ी झड़प हो गई है। आरती, मैंने समझाया था कि नहीं, मेरे साथ नहीं, एडिथ के साथ झड़प हुई है। मिस्टर मुखर्जी ने कहा था, अगर हम 1 महीने में 3 मशीनों की बिक्री करेंगे तो 5 के बजाय 10% कमीशन मिलेगा। इस महीने एडिथ ने 4 मशीनों की बिक्री की और मैंने 3 की। लेकिन अब हिमांशु बाबू अपनी बात से मुकर रहे हैं। कह रहे हैं बाजार बहुत मंदा जा रहा है, ऑफिस का खर्चा भी बढ़ गया है। ऐसे समय में अगर हम लोग ऐसी मांग करेंगे तो कहा हिमांशु बाबू ने। क्या कह रहे हो? ठीक कहा उन्होंने। जाने भी दो आरती, ऊपरी कमाई बाद में, पहले अपना मूलधन बचा कर रखो। जैसा समय आ गया है तुम्हें तो मालूम ही है, एक बैंक में नौकरी का चांस मिलते मिलते रह गया। बुरे दिन है।
सोच रहा हूँ पार्ट टाइम काम ले लूं। वैसे आरती, तुम्हारे साथ तो हिमांशु बाबू की कोई गर्मी गर्मी। नहीं बाबा, जो कुछ भी हुआ एडिथ के साथ हुआ। हाँ, ये जरूर है कि मुझे उनकी बातचीत अच्छी नहीं लगी। किसे अच्छी लगेगी? लेकिन समय देखकर चलना होता है। देखो, मुझे कोई नौकरी मिल जाए ना, फिर देख लेंगे। सोमवार को मैं आसनसोल जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। देखो भाग्य साथ देता है या नहीं। आरती, क्या हुआ इंटरव्यू का? सब मुलम्मा था। उन लोगों ने पहले से ही आदमी चुन रखा था। लेकिन तुम आज 3 बजे कैसे चली आई? इतनी जल्दी छुट्टी हो गई? क्या हुआ, बताओ ना। बाद में बताऊंगी। बाद में क्यों, अभी बताओ। मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? नौकरी छोड़ दी है? क्यों? मान सम्मान के साथ अब वहां नौकरी नहीं की जा सकती। हिमांशु बाबू ने तुमसे कोई अपमानजनक बात कही? उन्होंने समझ के रखा है अपने आप को। उन्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी। अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो सूरज? अरे हुआ क्या? आरती ने नौकरी छोड़ दी है। हिमांशु बाबू ने नहीं, हिमांशु बाबू ने मेरा अपमान नहीं किया है। तब फिर क्या हुआ? उन्होंने एडिथ का अपमान किया है। एडिथ का? लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब है? कमीशन वाली बात पर जिस दिन एडिथ से झड़प हुई थी, उसके बाद से हिमांशु बाबू रेगुलरिटी को लेकर और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। और किसी के ऊपर नहीं, एडिथ के ऊपर ही उनका गुस्सा ज्यादा था। कस्टमर के यहाँ जरा भी देर हो जाती तो एडिथ के आते ही पूछते कहाँ अड्डा जमा कर बैठ गई थी। लेकिन आज एडिथ नहीं थी, वो बीमार थी और उसने एप्लीकेशन भिजवा दी थी। इधर रिपन स्ट्रीट पर किसी के यहाँ मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी था। मुझे देखकर हिमांशु बाबू ने पूछा, एडिथ सीमेंस कहाँ है? वो नहीं आई है, बीमार है। ये उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफिस के दरबान के हाथ भिजवाई है। सब बहानेबाजी। जानबूझकर बीमार बन गई है, मुझे परेशान करना चाहती है। जानती है ना कि आज नहीं आएगी तो हमारा नुकसान होगा। नहीं सर, ये बात नहीं है। दरबान देखकर आया, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। बिस्तर पर नहीं लेटेगी तो क्या करेगी? कल इतवार था। आप एडिथ के बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकते हिमांशु बाबू। सॉरी, आपके सामने शायद नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। एडिथ वैसी ही है। नहीं, एडिथ वैसी नहीं है। शी इज मैरिड, उसका पति है। पति तो हर ऐसी औरत का होता है। आप इन्हें नहीं जानते? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एडिथ हमारी साथी है, इतने दिन से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। हिमांशु बाबू, आपने बिना जाने बूझे उसका अपमान किया है। आपने जो कुछ कहा है उसे आपको वापस लेना होगा। मैंने जो कुछ कहा है उसका एक शब्द भी वापस नहीं लूंगा। मैं फिर कहता हूँ कि वो बहुत ही गिरे हुए चरित्र की औरत है। आपने जो कुछ कहा है उसे वापस लिए बिना कोई भले घर की लड़की आपके यहाँ काम नहीं कर सकती। अच्छी बात है। ये रहा मेरा इस्तीफा, कई दिन से मेरे पर्स में पड़ा हुआ था। आपके पागल हो गई मिसेस मजूमदार। मैंने कहा कि जैसी तैसी औरत, उसके लिए आप नौकरी छोड़ देंगी? आपको तो कुछ नहीं कहा गया है। आपने हम सब का अपमान किया है। मैं जाती हूँ। सुनिए, पागलपन मत कीजिए। आपके घर की हालत मैं जानता हूँ। तब आप अपनी बात वापस ले रहे हैं? नहीं। तब मैं भी अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगी। नमस्कार। राम 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 राम। भला कोई ऐसी भी नादानी करता है? अरे उस एडिथ से ना कोई नाता ना रिश्ता। काम में लापरवाही देखकर अगर मालिक ने नाराजगी में 2-4 भली बुरी बातें कह दी तो क्या हुआ? भाई, जो गाय दूध देती है उसकी एक आध लात तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। और फिर हिमांशु बाबू ने बहू को तो कुछ नहीं कहा। अरे कहेंगे भी क्यों? एक ही जिले के आदमी हैं, एक तरह से अपने आदमी हैं। बाबूजी, होंगे हिमांशु बाबू हमारे आदमी, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि जो स्त्री काम करने जाती है उसका भी आत्मसम्मान होता है। वो अपमानित होने के लिए नौकरी करने नहीं जाती। अरे अभी क्या हम लोगों के अभिमान करने का समय है? जरा सी बात पर इस तरह नौकरी छोड़ना मेरी तो समझ में नहीं आता। और मजेदार बात तो ये है माँ, जिसका अपमान किया गया है वो अब तक शायद ऑफिस में आ भी गई होगी।
वो हम लोगों की तरह भावुक और आत्मसम्मान वाली लड़की नहीं है। सुनो, इधर आओ। कहो। तुम क्या बाहर जा रहे हो? हाँ। कब? मुझे क्या करने को कहते हो? इस्तीफा वापस ले लूं? आरती, मैंने सोचा था और कोई नहीं, मगर तुम तो मुझे समझते होगे। आरती, तुम जरूर समझोगे मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों? आरती, अपना हाथ मुझे दो। मित्र के बंगला उपन्यास का हिंदी रेडियो रूपांतरण महानगर का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। अनुवाद एवं रूपांतरण राधा कृष्ण प्रसाद ने किया। इसका निर्देशन सत्येंद्र शरत ने किया। संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही हैं विदुषी कल्पना जोकरकर। बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है। तो सुनिए, 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। आवो सांझा रे, आवो सांझा रे, आवो सांझा रे घर आ। अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3। वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली। सखी सहेली? हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी।